हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। जल्दी जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, विलियम शेक्सपियर की जो डिटेल क्लास करी थी उसमें इस क्लास के बाद में आपका एक एमसीक्यू सेशन होगा जिसमें आपके 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेशन मैं कराने वाला हूं। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी हर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटीडी, एसएसबी, केवीएस, यूजीसी नेट, जो भी एग्जामिनेशन हो, लगभग हर एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करिए सब कुछ क्लियर है। रीता सिंह, मालती देवी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और सभी जगह पर चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी कैंडिडेट क्लास में जुड़ पाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट शेक्सपियर्स मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। जैसा कि कल मैंने बताया था, थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास में कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन आज की क्लास में ज्यादा लेकर आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट शेक्सपियर्स मेडिटेशन ऑन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब मरणशीलता, एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, यानी जो जिंदगी है वो कभी भी उजड़ सकती है, इस चीज पर आधारित जो चीजें हैं वो कहां पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। द स्टॉर्म सीन इन किंग लियर, किंग लियर में जो स्टॉर्म सीन है मैदान में, क्या वो ये शो करा रहा है। द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट, हैमलेट में जो प्ले विद इन अ प्ले है क्या उससे ये रिप्रेजेंट होता है। या टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन मैकबेथ, या फिर शाइलॉक्स कोर्ट रूम स्पीच इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, या शाइलॉक की जो कोर्ट रूम स्पीच है, ठीक है, वह हमें ये रिप्रेजेंट कराती है कि लाइफ इज अ फ्लीटिंग। चलिए सभी लोग बताएं कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सोच विचार कर उसके बाद में आंसर दीजिएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो समझ लीजिएगा। पहले ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मैकबेथ के बारे में। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, किस सीन के माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है मेडिटेशन कर रहे हैं मॉर्टेलिटी पर और फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ पर। तो हमें एक कोटेशन दिखाई दे रहा है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ये स्पीच है मैकबेथ के द्वारा बोली गई। ये स्पीच मैकबेथ के द्वारा बोली गई है जब शीटन नाम का जो कैरेक्टर है, शीटन, वो मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है एट द लास्ट ऑफ द प्ले कि आपकी जो वाइफ है, लेडी मैकबेथ है, उसने सुसाइड कर लिया है, ठीक है ना। तब वह इस स्पीच को बोलता है और ये उसी स्पीच का पार्ट है जिसमें ये बोलता है, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सीन एक्ट 5 और सीन 5 में ये लाइन ऑकर होती है जहां पर लेडी मैकबेथ की खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी फंक्शन डज कॉर्डेलियाज साइलेंस सर्व इन किंग लियर व्हेन शी सेज नथिंग माय लॉर्ड। कॉर्डेलिया से जब उसके फादर ये पूछते हैं, डू यू लव मी और हाउ मच यू लव मी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, ठीक है ना। जब वो रेगन, गॉन्ड्रेल और कॉर्डेलिया तीनों ही अपनी बेटियों से पूछता है कि उसे कौन कितना प्यार करता है पब्लिकली, तो कॉर्डेलिया पहले तो ये बोलती है नथिंग माई लॉर्ड, नथिंग माई लॉर्ड। तो ये जो वर्ड है इसके बाद में साइलेंस हो जाती है बिल्कुल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट डिलेज द एक्शन, इट रिवील्स हर डिसलॉयल्टी, इट रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल इंडिसीजन, या इट सिंबलाइज द प्योरिटी ऑफ अनस्पोकन लव एंड ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए संध्या, सुमन, रीता सिंह, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और राजेश कुमार, अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, लिखते जाइए और याद करते जाइए।
एक्चुअली में होता क्या है, जब तीनों ही लड़कियों से पूछ लिया जाता है तो गॉर्निल और रेगिन है उसको काफी ज्यादा पोएटिक वे में प्रशंसा करती है अपने फादर की, कि मैं अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इतना प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह डॉट डॉट। बट बात जब कॉर्डेलिया की आती है तो वो बहुत ही सिंपली वर्ड्स एक्सप्रेस करती है, नथिंग माई लॉर्ड, नथिंग माई लॉर्ड। इसके बाद में जब उसका फादर फिर से एक बार उसको प्रेस करने की कोशिश करता है तब वो कहती है आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, यानी मैं आपको करती हूँ जितना आपका मेरा संबंध है, जितना एक बेटी अपने बाप को प्यार कर सकती है उतना प्यार मैं आपको करती हूँ, नो मोर एंड नो लेस, न इससे कम और न इससे ज्यादा। तो ये जो स्पीच है, ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज है नथिंग माई लॉर्ड, ये एक्सप्रेस कर रहा है किसके लिए, सिंबलाइज द प्योरिटी ऑफ अनस्पोकन लव एंड ट्रूथ, क्योंकि वो अपने फादर से रियलिटी में प्यार करती है, कोई दिखावा नहीं करती। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो सिंबलाइज ए काइंड ऑफ प्ले राइट फिगर हु कंट्रोल्स द स्टोरी थ्रू हिज मैजिक। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस प्ले की बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आपको देखने के लिए मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी जल्दी से दे दीजिएगा, फटाफट फटाफट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से करो, इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा किसी का। चलिए रचना, नैनवाल, संध्या, सुमन, हाँ ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी का आ गया, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये टेम्पेस्ट की बात हो रही है जिसमें प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4th, विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन ऑथेलो। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इन विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन ऑथेलो एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ लव, बिट्रियल एंड मैनिपुलेशन। ऑथेलो जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें ऐसे कौन सी फिजिकल चीज है, कौन सा फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो लव, बिट्रियल एंड मैनिपुलेशन का सिंबल दिखाया गया है। ऑप्शन है स्वॉर्ड, रिंग, हैंकरचीफ और मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेस्डेमोना को ऑथेलो ने जो रूमाल दिया था, जो हैंकी दिया था, ठीक है ना, वही हैंकी उसके सस्पिशियन की वजह बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ लव, पहले ये प्यार का सिंबल था, ठीक है ना। फर्स्टली इट वाज अ सिंबल ऑफ लव एंड आफ्टर ऑल इट वाज अ सिंबल ऑफ सस्पिशियन, बिट्रियल, जिसके कारण धोखा उसको महसूस हो रहा था। एंड इट इज आल्सो सिंबल ऑफ मैनिपुलेशन बिकॉज यागो जो है, यागो ने उसको मैनिपुलेट किया था कि ये जो रूमाल है, ये रूमाल रोड्रिगो के पास में है और वो किसी और से प्यार करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंकरचीफ। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ द फूल। बात हो रही है विलियम शेक्सपियर के फूल्स के बारे में, और यहां पर स्पेसिफाई कर दिया है किंग लियर में। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले किंग लियर में जो फूल है उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, एज अ कॉमिक रिलीफ विद नो मेजर थीमेटिक रोल, ए प्लॉट डिवाइस टू लेंथन द प्ले, यानी कि एक ऐसा प्लॉट डिवाइस जिससे कि प्ले की लंबाई बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा प्ले, ए ट्रुथ टेलर हु रिफ्लेक्ट्स लियर्स कॉन्साइंस एंड विजडम, एक ऐसा सत्य बताने वाला जो लियर के दिए गए फैसले, जो भी उसकी एक्टिविटीज थी, उसको एक्सप्रेस करता है। अ बैकग्राउंड कैरेक्टर विद लिटिल डायलॉग, या फिर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसके बहुत कम डायलॉग आपको प्ले में देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। संध्या, फिरोज खान, रिजवान अंसारी और राजेश कुमार, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में क्या है, जो फूल है वो इतना करीबी है राजा के कि उसको रियलिटी में क्रिटिसाइज करता है, उसके जो ड्रॉबैक्स जो हैं, जो बुराइयां हैं, जो इरर ऑफ जजमेंट है, हमार्शिया जो है उसका, उससे अवगत कराता रहता है, लेकिन फिर भी जो राजा है उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो एक फूल है इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेता। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस डज शेक्सपियर यूज इन हैमलेट टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस रियलिटी, यानी विलियम शेक्सपियर ने ऐसा कौन सा डिवाइस यूज किया है इस थीम को शो करने के लिए, एक्सपीरियंस वर्सेस रियलिटी को। तो द ग्रेवयार्ड सीन, द प्ले विद इन अ प्ले, द डुएल एट द एंड और द घोस्ट मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, एक्सपीरियंस वर्सेस रियलिटी को शो करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने क्या टेक्निक अपनाई है।
चलिए सभी लोग बताएं। ऑप्शन बी आ रहा है, सैयद संध्या 6 का बी बता रहे, बिल्कुल ठीक है। जिसे मेटा फिक्शन सॉरी मेटा ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। द प्ले विद इन अ प्ले, इट इज अ ग्रेट टेक्निक यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज प्ले हैमलेट टू शो द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेज एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक्सपीरियंस वर्सेज रियलिटी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, जो गोंजालो है, मर्डर ऑफ गोंजालो दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन मैकबेथ द लाइन मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ की लाइन है मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर प्राइमरली सिंबलाइज, विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, इसमें आपको ये लाइनें देखने के लिए मिलेंगी। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, सो दिस लाइन प्राइमरली सिंबलाइज व्हाट, ये लाइन क्या सिंबलाइज कर रही है? इंसोमेनिया, अ कर्स कास्ट बाय विचेस, मैकबेथ्स स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल गिल्ट, और अ प्रोफेसी बाय वेंकू। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक है ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने समझने का, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से चलिए। चलिए हाँ, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, ये उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल गिल्ट पनप रहा है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है, ये इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले फीचर्स ए कैरेक्टर हु क्रॉस ड्रेस एंड गेन बोथ सोशल पावर एंड पर्सनल फ्रीडम थ्रू डिस्गाइज, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, यानी कि ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें ये फीचर किया गया कि कैरेक्टर है जो क्रॉस ड्रेस करता है, मतलब डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को, और डिस्गाइज करने के बाद में वो सोशल पावर भी गेन करता है और पर्सनल फ्रीडम भी उसको मिल जाती है। तो वो कौन सा प्ले है जिस प्ले के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है? किंग लियर, हैमलेट, एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाइए और आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बीएससी रिट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, और उसमें 16th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर पूछा जा रहा है, और उसको भी स्पेसिफाई कर दिया जाए कि विलियम शेक्सपियर आपके सिलेबस में है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एज यू लाइक इट। अब उस कैरेक्टर का नाम बताना है जिस कैरेक्टर के डिस्गाइजनेस की बात हो रही है, तो वो कैरेक्टर कौन है आपका? रोजेलिंड, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहां पर मैं उसको बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि जब रोजेलिंड डिस्गाइज करती है एज अ गैनीमीड, ठीक है ना, तब वो सोशल स्टेटस को तो गेन कर ही लेती है, साथ ही साथ एज अ डोमिनेटिंग मेल भी वहां पर साबित होती है। दैट इज वाई यहां पर ये कहा गया है कि फीचर ए कैरेक्टर हु क्रॉस ड्रेस एंड गेन बोथ सोशल पावर और पर्सनल फ्रीडम, तो उसको वहां पर फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में जाके मिल ही जाती है, उस पर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी, और वो डोमिनेटिंग मेल बन जाती है, जिससे कई सारे लोग सलाह भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैरेक्टर पक। ये क्वेश्चन आया है, इसमें यह पूछा गया है कि जो कैरेक्टर है पक, एपिलॉग इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसकी जो एपिलॉग है, ठीक है ना, वो आपको मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने के लिए मिलता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था डिटेल में। उसका फंक्शन क्या है? टू एक्सप्लेन द लीगल रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, टू ऑफर कॉमिक रिलीफ आफ्टर ड्रामेटिक टेंशन, to acknowledge the audience and remind them of the theatrical illusion, to warn against falling in love। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। हाँ, पक और निक बॉटम, राजेश्वर सिंह, रचना नेनवाल। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जब एपिलॉग ये लोग करते हैं तो डायरेक्ट ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑडियंस को एड्रेस करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो ड्रामा देख रहे हो वो एक्चुअली में क्या है, वो ड्रामा है, वो रियल लाइफ नहीं, ठीक है। सो टू एक्नॉलेज द ऑडियंस एंड रिमाइंड देम ऑफ द थिएट्रिकल इल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है, चलिए क्वेश्चन का आंसर इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड,
कोटेशन है बहुत छोटा सा। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट बिलीव इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच कैरेक्टर एंड व्हाट इज इट्स लार्जर सिग्निफिकेंस। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट बिलीव, अगर तुम हमें काटोगे तो क्या हमें खून नहीं निकलता है। ये लाइन किस कैरेक्टर ने बोली है, और इस लाइन के बोलने का कि अगर तुम हमें काटोगे तो क्या खून नहीं निकलता है, तो इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है उस ड्रामा में। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि ये लाइन एंटोनियो की है, सिग्निफाइज द रिलीजियस ह्यूमैनिटी। ये शाइलॉक की लाइन है, हाईलाइट द शेयर्ड ह्यूमैनिटी अक्रॉस रिलीजियस डिवाइड्स। ये ग्रेशियानो की है, मॉक क्रिश्चियन हाइपोक्रेसी। या फिर ये लाइन पोर्शिया की है जो कि डिफेंड करती है और मर्सी डिमांड करती है लीगल टर्म्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। इफ यू प्रिक अस, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये लाइन बोली जाती है कहां पर, टाइल्ड सीन में। और ये बोलता कौन है, शाइलॉक, ठीक है ना। शाइलॉक बोलता है जब वो जस्टिस की डिमांड करता है, ठीक है ना। हालांकि वो एक विलेनियस एक्टर है, विलेनियस कैरेक्टर है, बट वो एक मिला जुला एक विलेन है जिसमें ह्यूमैनिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो लाइन है उसकी, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट बिलीव, ये एक ह्यूमैनिटी एक्सप्रेस करती है कि अगर तुम हमें काटोगे तो क्या हमें ब्लीडिंग नहीं होगी, क्या हमें खून नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर्स ड्रीम आर यूज्ड टू फोरशैडो डूम इन रिचार्ड थर्ड। अब रिचार्ड थर्ड आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा पढ़ लिए होंगे। मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल ड्रामा है लगभग सभी पढ़ा दिए हैं, सिर्फ किंग जॉन को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, रिचार्ड थर्ड भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो विच कैरेक्टर्स ड्रीम आर यूज्ड टू फोरशैडो डूम इन रिचार्ड थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नोट करिएगा। इसका आंसर है क्लियरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्लियरेंस, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्लियरेंस ड्रीम देखता है एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में। एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में ये ड्रीम देखता है। उस ड्रीम में देखता क्या है ठीक है, उस ड्रीम में देखता क्या है कि ये एक समुद्र में डूब गया है, यानी समुद्र में डूबकर इसकी डेथ हो गई है। तो ये फोरशैडोइंग होता है, मतलब जो आने वाला अपकमिंग इवेंट है उस इवेंट को शो करता है कि इसकी आखिर में डेथ होने वाली है, और रियलिटी में इसकी डेथ एक वाइन कैप में डूबकर ही हो जाती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट शेक्सपियर्स स्ट्रक्चरल यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। चलिए बात हो रही है कि शेक्सपियर का जो इलस्ट्रेशन करने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी का, वो कैसा है। द ड्वेल इन हैमलेट, इसमें आपको ड्रामेटिक आयरनी दिखाई देती है। द विचेस इन मैकबेथ, रोमियोज सुसाइड इन रोमियो एंड जूलियट, और पोर्शियाज रिंग ट्रिक इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट शेक्सपियर्स स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। दिए हुए जो एग्जांपल्स है इनमें से कौन सा एग्जांपल ऐसा है जो विलियम शेक्सपियर के यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी को जस्टिफाई कर रहा है। चलिए जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। विपिन शर्मा ऑप्शन डी, संध्या, मालती देवी, आगम रॉयल, ममता राठौर, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ड्रामेटिक आयरनी बेसिकली होता क्या है। ये जो ड्रामेटिक आयरनी ये जो टर्म है वो ऐसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसी सिचुएशन होती है जब ऑडियंस उस चीज को जानती है, किसी ड्रामा में होने वाला कोई कैरेक्टर के साथ में घटना हो, कोई इंसिडेंट हो, ऑडियंस उसको जानती है और जिस कैरेक्टर के साथ में वो हो रहा है वो कैरेक्टर उस चीज को नहीं जानता है। दैट इज वाई यहाँ पर हमारी जो ड्रामेटिक आयरनी है वो क्रिएट हो रही है कहां, रोमियोज सुसाइड इन रोमियो एंड जूलियट। अब होता क्या है, जब रोमियो को पता पड़ता है कि जूलियट मर चुकी है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, कि जूलियट जो है वो मर चुकी है, लेकिन एक्चुअली में ऑडियंस को तो पता है कि जूलियट मरी नहीं है, लेकिन रोमियो को पता है कि वो मर गई है। तो एक ड्रामेटिक आयरनी है, दैट इज वाई जूलियट भी रोमियो भी मर जाता है।
ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट द आइलैंड फंक्शन सिंबॉलिकली एज। बात हो रही है विलियम शेक्सपियर का जो रोमांस प्ले है द टेम्पेस्ट, उसकी इसमें जो आइलैंड है, ठीक है ना, आइलैंड जहां पर प्रॉस्पेरो, कैलिबन, मिरिंडा ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस चीज को सिंबलाइज करता है आइलैंड? अ लॉस्ट पैराडाइज, ए पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, अ स्पेस ऑफ मैजिक एंड इल्यूजन, अ कॉलोनियल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13, जूलियट मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है, हमको तो पता है, ठीक है ना, ऑडियंस को पता होता है, बट रोमियो को नहीं पता होता। कहीं वहीं पर तो मतलब उससे मिस्टेक हो जाती है, यही तो ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? द टेम्पेस्ट, इन द टेम्पेस्ट द आइलैंड फंक्शन सिंबॉलिकली एज अ स्पेस ऑफ मैजिक एंड इल्यूजन, ठीक है ना। ये क्या है? एक स्पेस है, मैजिक और इल्यूजन को सिंबलाइज करता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द विलो सॉन्ग, द विलो सॉन्ग संग बाय डेस्टिमोना इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है ऑथेलो, उसमें विलो सॉन्ग है जो डेस्टिमोना के द्वारा गाया जाता है, ये किस तरीके से इंटरप्रेटेड किया गया है? ये फोक सॉन्ग फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए गाया जाने वाला कोई गाना है। ये सॉन्ग अबाउट स्प्रिंग एंड न्यू बिगिनिंग, बसंत या नई शुरुआत के लिए गाना गाया जाने वाला है। ए सिंबल ऑफ अनस्पोकन सॉरो एंड प्रीमोनिशन ऑफ डेथ, यानी कि अनस्पोकन सॉरो एक ऐसा दर्द जिसको बयां नहीं किया जा सकता और आने वाली जो मृत्यु है उसको सिंबलाइज करता है। ए रोमांटिक लुलेली फॉर ऑथेलो। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सिंबल ऑफ अनस्पोकन सॉरो एंड फोरशैडोइंग ऑफ डेथ। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। डेस्टिमोना अपनी आने वाली डेथ से पहले ये विलो सॉन्ग गाती है, ठीक है ना, जो कि फोरशैडोइंग करता है कि डेस्टिमोना की डेथ होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज आल्सो सिंबल ऑफ अनस्पोकन सॉरो। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच थीम इज सेंट्रल टू मीजर फॉर मीजर एज अ प्रॉब्लम प्ले। सभी लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मीजर फॉर मीजर, उसको प्रॉब्लम प्ले कैटेगराइज किया गया है। तो कौन सी थीम है जो सेंट्रल है उसमें? द सुपरनैचुरल, रोमांटिक फुलफिलमेंट, हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस, रिवेंज एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर विलो सॉन्ग बाय डेस्टिमोना। हाँ बिल्कुल ठीक है, विलो सॉन्ग बाय डेस्टिमोना। चलिए, नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो मीजर फॉर मीजर एज अ प्रॉब्लम प्ले एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस। हाइपोक्रेसी का मतलब है रूढ़िवादिता, जस्टिस का मतलब न्याय। अब इसमें न्याय की बात होती है, रूढ़िवादिता की बात होती है, पाखंड की बात होती है। पाखंड कैसा? आडंबर की बात होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप देना जो अपनी शक्तियों का अनैतिक तरीके से प्रयोग करता है, ठीक है ना। हाइपोक्रेसी, मर्सी, जस्टिस एंड द अब्यूजिंग ऑफ ऑथोरिटी, दीज आर सम स्पेशल थीम ऑफ द प्ले मीजर फॉर मीजर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन किंग लियर विच लिटरेरी एंड सिंबॉलिक डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस बोथ नेचुरल केओस एंड लियर्स इनर साइकोलॉजिकल कोलैप्स। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताते चलें। बात हो रही है किंग लियर का। इन किंग लियर विच लिटरेरी एंड सिंबॉलिक डिवाइस, यानी ऐसा कौन सा लिटरेरी और सिंबॉलिक डिवाइस है जिसको यूज किया गया है नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक केओस है, मन में जो शंकाएं हैं वो, और लियर की जो इनर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है उसको दर्शाने के लिए। द कोर्ट रूम सीन, द स्टोर्म ऑन द हीथ, कॉर्डेलियाज एग्जीक्यूशन और लियर्स क्राउन ऑफ बीड्स। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, नोट करते जाएं, याद करते जाएं।
जी हाँ, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रचना, राजेश, ममता। क्वेश्चन नंबर 16, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, द स्टोर्म ऑन हीथ। जो ग्राउंड में एकदम स्टोर्म आ जाता है जब किंग लियर देखता है तो ये क्या है, स्टोर्म जो है वो नेचुरल केओस और किंग लियर की जो इनर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द फूल इन किंग लियर? किंग लियर में जो फूल है उसका रोल क्या है? चलिए, किंग लियर में जो फूल है उसका रोल क्या होता है, पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए रचना, सैयद, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव। हाँ, टू इंसल्ट द किंग फॉर कॉमेडी, टू इको द वॉइस ऑफ द कॉमनर्स, टू फिलोसॉफिकल गाइड एंड रिफ्लेक्ट लियर्स जर्नी, टू प्रोवाइड प्लॉट एक्सपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 17 बताते जाइएगा। You know very well the fool is King Lear's conscience and very near to him. He speak uncomfortable comments regarding his ideas and judgments. So it can be said that he is the pathfinder for him. यानी उसका पथ प्रदर्शक के रूप में हम उसे देख सकते हैं। That is why the answer will be option number C will be correct. To philosophical guide and reflect Lear's journey. ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस क्रिटिक्स मिलिट्री प्राइड, यानी विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो मिलिट्री प्राइड को क्रिटिसाइज करता है एंड शोज द डाउनफॉल ऑफ अ क्लासिकल हीरो। इसके कारण ड्यू टू हिज कंटेम्प्ट फॉर द कॉमन पीपल, आम जनता के खिलाफ उसकी जो बातें हैं, आम जनता की जो मतलब अवमानना जो कर देता है, बातें नहीं मानता, उनको नजरअंदाज कर देता है, ठीक है, उसके कारण क्लासिकल हीरो का डाउनफॉल होता है और मिलिट्री प्राइड यहाँ पर दिखाया गया है जो कि विलियम शेक्सपियर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कौन सा प्ले है? हैमलेट, हेनरी फिफ्थ, कोरियोलेनस और जूलियस सीजर। चलिए बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। जितने आज कमेंट स्लो आ रहे हैं इतने स्लो कमेंट तो कभी नहीं आते भाई। ऑप्शन सी कोरियोलेनस बिल्कुल ठीक है ना। कोरियोलेनस क्या है? बेसिकली अ क्लासिकल हीरो है बट डाउनफॉल हो जाता है उसका बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द कॉमन पीपल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट सर्व टू। द प्ले विद इन अ प्ले जो टेक्निक है हैमलेट में, ये क्या सर्व करती है? एंटरटेन द किंग, प्रूव हैमलेट्स आर्टिस्टिक टैलेंट, टेस्ट क्लॉडियस गिल्ट एंड रिफ्लेक्ट मेटाथेटिकल थीम्स, और गिव ऑफेलिया और रोल इन द मेन प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। चलिए, हाँ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक है। प्ले विद इन अ प्ले, हैमलेट प्ले में जो मर्डर ऑफ गोंजालो या जिसको हम माउस ट्रैप के नाम से जानते हैं वो क्यों किया गया था? टू टेस्ट क्लॉडियस गिल्ट, क्लॉडियस जो है वो गिल्टी है या नहीं है। एंड इट प्ले विद इन अ प्ले, ये जो टेक्निक है आल्सो रिफ्लेक्ट मेटा थिएट्रिकल थीम्स। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डील्स विद कॉलोनियल थीम्स, कंट्रोल ऑफ नेचर एंड आर्ट एज अ पावर। अच्छा क्वेश्चन है, बात हो रही है कॉलोनियल थीम्स की, कंट्रोल ऑफ नेचर की एंड आर्ट एज अ पावर। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, किंग लियर और ओथेलो। देखिए आज की जो क्लास है इस क्लास को जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं वो एक चीज अच्छे तरीके से समझ लें, ये क्लास बेसिकली उन सभी कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है विलियम शेक्सपियर जो है कवर कर रखा है। मोस्टली ड्रामाज उन्होंने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी है, उनकी जो समरी है वो आप लोगों ने पढ़ रखी है, तब जाकर तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट इस क्लास को देख रहा है जिसने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो उसके ये सर से ऊपर होके निकल जाएगा पूरा प्रोग्राम, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है और एनालाइज बेस पर आधारित है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डील्स विद कॉलोनियल थीम, तो कॉलोनियल थीम हमें देखने के लिए मिलती है किसमें? टेम्पेस्ट में, जहां पर जो
प्रोस्पेरो रह रहा है अभी, वो जगह कभी कैलिवन नाम का जो मॉन्स्टरस फिगर है उसकी माँ साइक्रोस की हुआ करती थी, बट प्रोस्पेरो ने क्या किया, वहां जाकर कब्जा कर लिया। तो प्रोस्पेरो इज जस्ट लाइक कॉलोनाइजर, यानी कि उपनिवेशवादी, जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए थे वो। और जो कैलिवन है वो कौन हो गया, वो कॉलोनाइज्ड हो गया, यानी वहां का इनहेबिटेंट्स, वहां का मूल निवासी। ठीक है, तो एक थीम तो ये हो गई। कंट्रोल ऑफ नेचर, प्रोस्पेरो म्यूजिशियन है जो नेचर को कंट्रोल करता है और अपनी आर्ट को एज अ पावर इस्तेमाल करता है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मोस्ट डायरेक्टली एक्सप्लोर द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड जेलेसी। चलिए बताएंगे, विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ट्रेजिक प्ले है जो डायरेक्टली एक्सप्लोर करता है डेंजर ऑफ अनचेक्ड जेलेसी। अनचेक्ड जेलेसी का मतलब ये है कि किसी के कहे सुने में आकर किसी पर शंका या संशय करना, जिसके कारण उससे जेलसी हो जाना, उसे वो व्यक्ति बुरा लगना शुरू हो जाना। तो ये थीम आपको किस में देखने के लिए मिलती है, जब यागो डेस्डेमोना के खिलाफ ओथिलो को भड़का देता है कि वो किसी और के प्यार में पड़ गई है, तो ओथिलो क्या हो जाता है, जेलस हो जाता है। ठीक है ना, और ये बेवकूफी थी उसकी जो बिना सोचे समझे वो डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले कंटेन अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म एंड फॉल्स फ्रेंडशिप। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच प्ले कंटेन्स अ पावरफुल क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण है इस प्ले में, किसके खिलाफ, मटेरियलिज्म, भौतिकतावादी। मटेरियलिज्म का मतलब होता है पैसे से संबंधित, शान शौकत से संबंधित, ठीक है ना, धन से संबंधित। फॉल्स फ्रेंडशिप थ्रू अ प्रोटैगनिस्ट डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो डिसइल्यूजनमेंट में रहता है, भ्रम में रहता है। ठीक है ना, उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मटेरियलिज्म और फॉल्स फ्रेंडशिप के प्रति यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। तो वो कौन सा प्ले है, टिमोन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्रोलस एंड ग्रेसिडा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि यहां पर तो क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो वहां कोई सिंप्लीफाई करने वाला नहीं होगा, खुद आपको ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो मटेरियलिज्म और फॉल्स फ्रेंडशिप का शिकार होता है, ठीक है ना, डिसइल्यूजनमेंट का शिकार होता है, वो कौन है, टिमोन ऑफ एथेंस। ठीक है ना, शुरुआत में ये काफी पैसे वाला होता है, अपनी फॉल्स फ्रेंडशिप के चलते उन लोगों पर खूब पैसा लुटाता है, ठीक है ना, मौज मस्ती करता है, बट आफ्टर ऑल जब इसके पास पैसा नहीं रहता तो काफी गरीब हो जाता है, ट्रेजिक डेथ होती है बाद में इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, विच प्ले कंटेन्स द लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। चलिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, फटाफट फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, ओथिलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मीजर फॉर मीजर और किंग जॉन। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ममता का आंसर आ गया, मालती देवी, सैयद, कृष्ण कुमार, ऑप्शन ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजिक कॉमेडी, बिल्कुल ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें पोर्शिया जो है, ठीक है ना, पोर्शिया जो मेल फॉर्म में है, इन ट्रायल रूम, सॉरी ट्रायल सीन, कोर्ट में, वहां पर इन लाइनों को बोलती है इन आस्क फॉर मर्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन हैमलेट द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट रेज विच मेजर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। बात हो रही है घोस्ट राइजिंग की। जब विलियम शेक्सपियर, सॉरी, जब हैमलेट के लेट फादर किंग हैमलेट का जो घोस्ट है वो सामने आता है, तो कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, जो कैरेक्टर्स हैं उनके माइंड में कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, इज सुसाइड मॉरली जस्टिफाइड। क्या ये क्वेश्चन उस समय पर अराइज होता है उनके माइंड में। इज क्लॉडियस गिल्टी ऑफ मर्डर, क्या क्लॉडियस मर्डर का जिम्मेदार है, क्या ये क्वेश्चन वहां पर राइज होता है। कैन द सुपर नेचुरल बी ट्रस्टेड एज अ मोरल गाइड,
क्या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को मोरल गाइड के रूप में हम अपना सकते हैं? शुड ऑफेलिया बी अलाउड टू मैरी हैमलेट? क्या ऑफेलिया को हैमलेट से शादी करने की अनुमति मिलनी चाहिए? बताइएगा। यहां पर चीजों का देखिए, जब घोस्ट रेज होता है तब मेजर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्या रेज होते हैं? इन हैमलेट द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट रेजेस व्हिच मेजर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। चलिए, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। कैन द सुपर नेचुरल बी ट्रस्टेड एज मोरल गाइड? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। जब हैमलेट यानी लेट किंग हैमलेट से रिवेंज लेने की बात करते हैं तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे कि घोस्ट हैं, स्पिरिटेड हैं, इन पर इन बातों का यकीन किया जा सकता है कि हमसे जो करवाना चाहती है वो हमें करना चाहिए? नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन मैकबेथ लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सीन प्राइमरली सिंबलाइज? लेडी मैकबेथ का जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो क्या सिंबलाइज करता है? मैडनेस ब्रॉट ऑन बाय गिल्ट, यानी कि गिल्ट के कारण पागल हो जाना, अ कर्स फ्रॉम द विचेज के द्वारा कर्ज डाल जाना, हर डिजायर फॉर पावर के लिए इच्छा रखना, हर कंट्रोल ओवर मैकबेथ या मैकबेथ के ऊपर नियंत्रण रखना। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा? स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो क्या सिंबलाइज करता है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी जल्दी से। चलिए, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो किस एक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन ना। स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो मैकबेथ में किस एक्ट में देखने के लिए मिलता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक्ट 5 नोट करिएगा, ठीक है ना। एक्ट 5 में स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो आता है किसके लिए? गिल्ट के लिए। मैडनेस ब्रॉट ऑन बाय गिल्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन ट्वेल्थ नाइट द कैरेक्टर ऑफ वेला डेमोन्स्ट्रेट विच रिकरिंग शेक्सपियरियन थीम? यानी कि जो वेला जो कैरेक्टर है वो किस तरीके की रिकरिंग शेक्सपियरियन थीम को अराइज करती है? द फेलियर ऑफ रिवेंज, द इंस्टेबिलिटी ऑफ जेंडर रोल्स, द करप्शन ऑफ रॉयल्टी, द डीके ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आ रहा है, एक्ट 5 और सीन। चलिए, हेमलेट, हाँ हेमलता मालती देवी, ऑप्शन बी। तो ट्वेल्थ नाइट में जो वेला है वो डिस्गाइज करती है अपने आप को एक पेज बॉय के रूप में जिसका नाम होता है सीजरियो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जेंडर आइडेंटिटी है वो क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो द इंस्टेबिलिटी ऑफ जेंडर रोल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द फूल्स डिसअपीयरेंस फ्रॉम किंग लियर आफ्टर एक्ट 3। जो फूल है किंग लियर में वो एक्ट 3 के बाद में फिर उसकी कोई स्पीच आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है ना। एक्ट 3 इज ऑफन इंटरप्रेटेड, तो इस बात को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, कैसे समझा जा सकता है? ए साइन ऑफ ऑडियंस बोर्डम विद द कैरेक्टर, ये इसलिए हुआ था कि ऑडियंस बोर हो गई थी इसलिए उसको हटा दिया प्ले से। ए सिंबॉलिक ऑफ लियर्स कंप्लीटेड इनर रियलाइजेशन, या अ रिजल्ट ऑफ द एक्टर डबलिंग कॉर्डेलियाज रोल, या बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल मैंने जितनी चीजें आपको बताई थी विलियम शेक्सपियर के बारे में, आज उस पूरे ज्ञान को आज के सेशन में आपको उड़ेल देना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो इट इज सिंबॉलिक ऑफ लियर्स कंप्लीटेड इनर रियलाइजेशन एंड आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द एक्टर डबलिंग कॉर्डेलियाज रोल। यू नो वेरी वेल कि फीमेल कैरेक्टर्स के जो रोल थे वो मेल कैरेक्टर्स के द्वारा किए जाते थे शेक्सपियर टाइम में। तो कॉर्डेलिया का जो कैरेक्टर था वो भी मेल कैंडिडेट कर रहा था और जो फूल का कैरेक्टर था वो भी सेम कैंडिडेट कर रहा था। दैट इज वाई जो बोल सकते हैं कि इंटरचेंजिंग जो हुई थी इसी वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन जूलियस सीजर
ब्रूटस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जूलियस सीजर में जो ब्रूटस है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ए पावर हंग्री टायरेंट, अ वीक कैरेक्टर विद नो मोरल डिलेमा, ए ट्रेजिक आइडियलिस्ट टॉर्न बिटवीन ऑनर एंड लॉयल्टी, ए कॉमिकल साइड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 28। अब आप लोगों ने ब्रूटस को एनालाइज किया होगा तभी आप बता पाएंगे कि ब्रूटस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। ब्रूटस को शुरू से लेके एंड तक अप टू डेथ तब तक आप लोग अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जब असैसिनेशन प्लानिंग हो रहा था किसका, जूलियस सीजर का, ब्रूटस वाज अनविलिंगली पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर। ठीक है, वो जानता था कि सीजर वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर। दैट इज व्हाई वी कैन से a tragic idealist torn between honor and loyalty because he did not stab Caesar due to jealousy or to gain the power, but he stabbed only for honor of the Rome. ठीक है, in the security of Rome. उसने रोम की सिक्योरिटी के लिए उसको मारा था, न कि किसी अपने पर्सनल गेन के कारण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा, अ ट्रेजिक आइडियलिस्ट torn between honor and loyalty. Option C will be correct answer. Next question है, which character in the Tempest is often seen as a symbol of colonial subjugation? अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आंसर आप लोगों को जल्दी बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है ना, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा था अभी तक। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। नो आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, अंदाज से बताइएगा, अंदाज मारिए कौन सा सही हो जाएगा, कोशिश करिएगा, अंदाज से आंसर देने की कोशिश करिए कौन सा हो जाएगा। अपोजिट के केवल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, आप अंदाज मारिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर दिया है कॉलोनियल सब्जुगेशन। कॉलोनियल सब्जुगेशन का मतलब है कॉलोनियल चीज से प्रताड़ित होना, ठीक है ना, अधिग्रहण कर लेना उस चीज का। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, कैलिबन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि कॉलोनियल सब्जुगेशन किसका हुआ था, कैलिबन का। जो आइलैंड था वो कैलिबन की माँ का था, साइक्रोस का, ठीक है, जिस पर प्रॉस्पेरो आकर अपना अधिग्रहण कर लेता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा टेम्पेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और पेरिपेटिया इज मोस्ट क्लियरली सीन इन विच कैरेक्टर। बात हो रही है पेरिपेटिया, जिसको हम रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून भी बोलते हैं, ठीक है ना। अचानक किसी के नसीब में, किसी के भाग्य में, किसी की जिंदगी में बदलाव हो जाता है, ठीक है ना, अच्छे से बुरा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पेरिपेटिया और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। क्लियरली सीन इन विच कैरेक्टर, मर्कियो और मैकबेथ, फालिस्टॉफ, सेबेस्टियन। क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो गया, चलिए अच्छी बात है, हैमलेता। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैकबेथ। ठीक है ना, मैकबेथ वाज अ गुड कैरेक्टर बट आफ्टर ऑल ही बिकम द मर्डरर ऑफ हिज ऑन किंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल द वर्ल्ड्स द स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स द स्टेज कम्स फ्रॉम विच प्ले एंड रिफ्लेक्ट विच थीम। ये जो कोट है, ये कोट हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है और किस प्ले से लिया गया है। मैकबेथ से एम्बिशन एंड फेट, एज यू लाइक इट से लाइफ एज अ परफॉर्मेंस, हेमलेट से मैडनेस एंड डिसीट और ऑथेलो से जीलसी एंड जेंडर। क्वेश्चन नंबर 31 बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, सभी लोगों का करेक्ट है। एज यू लाइक इट से मेलंकली जैक बोलता है ये लाइन, ऑल द वर्ल्ड एज अ स्टेज, एंड इट इज ऑप्शन नंबर बी, एज यू लाइक इट लाइफ इज अ परफॉर्मेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। क्वेश्चन नंबर 32 में एक कोट है, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन, ऑथेलो, डेस्डेमोना, वेला और एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा। जो इजी क्वेश्चन है उनके आंसर थोड़ा जल्दी बता दिया करें, जिससे हम जल्दी आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑथेलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। One that loved not wisely but too well. Before his dying, Othello speak out these words regarding his wife Desdemona.
and he just want to say that he was a true lover but he can't to do love well। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच calms may the winds blow till they have weakened death where do these lines appear। ये लाइनें हमें कहां देखने के लिए मिलती हैं? ऑथेलो में, ऑरलैंडो, ड्यूक ऑर्सिनो। अच्छा, ये बोला जा रहा है where do these lines appear, यहां पर ये लिख लीजिएगा who speak these lines। ठीक है, तो if after every tempest came such calms may the winds blow till they have weakened death। ऑथिलो ने बोली है, ऑरलैंडो ने बोली है, ड्यूक ऑरिसिनो ने बोली है, या फिर सेबेस्टियन ने लाइन बोली है। अगर इस टेम्पेस्ट के बाद में, टेम्पेस्ट का मतलब टर्मोइल, ठीक है ना, तूफान, अशांति से भरा हुआ, क्राइसिस से भरा हुआ इवेंट, उसकी बात हो रही है। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन डी हमारा, नो, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑथेलो को इयागो ने भड़का तो पहले से ही दिया है। So after long time he met Desdemona, then he said this line कि इतने बड़े टेम्पेस्ट के बाद, टेम्पेस्ट का मतलब टर्मोइल, इनर टर्मोइल इन हिज माइंड, जो कंफ्यूजन, जो जेलेसी उसके माइंड में चल रही थी, इसके बावजूद जब वो डेस्टोमाना से मिलता है तो उसके मन में यही बात आती है कि अगर इतने बड़े कंफ्यूजन के बाद में अभी जहां मिल रहा हूं तो इतनी शांति मिल रही है मुझे, तो ऐसा जो टर्मोइल है, ऐसी जो शांति है वो तब तक रहती रहे जब तक के डेथ ना आ जाए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच इज अ फार्सफुल बूस्टरस फन एंड लाफ्टर। पूछा जा रहा है, एक प्ले के बारे में बात हो रही है कि विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो फार्सफुल एंड बूस्टरस है, फन एंड लाफ्टर उसमें देखने के लिए मिलता है। हैमलेट, ऑथिलो, किंग लियर, लव्स लेबर लॉस। क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन सेंस पर आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी ओके, है ना। क्यों है कॉमन सेंस पर आधारित बात हो रही है? फुल ऑफ बूस्टर्स, फन एंड लाफ्टर। तो फन एंड लाफ्टर, फुल ऑफ बूस्टर्स। हैमलेट तो नहीं है क्योंकि ट्रेजेडी है, ओथेलो भी ट्रेजेडी है, किंग लियर भी ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, लव्स लेबर्स लॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिममेलिन एंड द विंटर्स टेल्स आर द लास्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। दे कैटेगराइज एज, ये जो चार प्ले हैं इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? कॉमेडी विद ट्रेजेडी, ड्रामेटिक रोमांसेस, फार्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करें, उसके बाद आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी लिखा करें, समझ नहीं आता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग सेशन को शेयर कर दिया करें, क्योंकि सेशन शेयर नहीं होता है ना तो मोस्टली कैंडिडेट जुड़ नहीं पाते। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी, ड्रामेटिक रोमांस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? रोमांस है। टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिममेलिन एंड द विंटर्स टेल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, ड्रामेटिक रोमांस। नेक्स्ट वन है, विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किस ड्रामा को कहा जाता है? लव्स लेबर लॉस्ट, मीजर फॉर मीजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेम्पेस्ट। 36 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी, द टेम्पेस्ट। ठीक है ना, टेम्पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। द टेम्पेस्ट इज ओनली वन प्ले दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एट द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी कि लाइफ के कैरियर में सबसे बाद में लिखा जाने वाला ऐसा प्ले जो अकेले उन्होंने लिखा था और ये सबसे आखिरी था। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देयर इज वन रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। यानी यहां पर कुछ प्ले दिए गए हैं, इनमें से एक रोमन प्ले है, वो कौन सा है? कोरियोलिनस, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोरियोलिनस। ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक। ये तो आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी नजर डालनी है और आंसर हो जाएगा। एक क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के कैरियर को सिंबॉलिकली डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ एडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, लीड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस। वह कौन सा क्रिटिक है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को लर्न हो गए होंगे, तो इस क्रिटिक का नाम आपको बताना है। डोनाल्ड एच टपर, बोर्डेन, ब्रैडली और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट करेंगे, डोनाल्ड एच टपर ने
विलियम शेक्सपियर के जो कैरियर है उसको सिंबॉलिकली डिवाइड किया है दिए हुए पार्ट्स में। नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वाज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बात हो रही है किंग डंकन कमेंट्स ऑन। देखिए यहां पर आपको दो चीजें देखने के लिए मिली। ये स्पीच अगर पूछी जाए कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ये स्पीच किसकी है? तो यहाँ पर तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये मिल जाता है अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो। किंग डंकन ने स्पीच बोली है। यहाँ पर यह कि किंग डंकन ने ये किस पर कमेंट किया है, ये बात किसके बारे में बोली है? अच्छा क्वेश्चन है। तो किंग डंकन किसके बारे में बात कर रहे हैं ये बोलकर, द थीन ऑफ ग्लेमिस, द थीन ऑफ बकिंगम, द थीन ऑफ रॉस, द थीन ऑफ काउडेयर। क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए राम प्रताप, रचना, सैयद, सभी लोग बताएं। समा परवीन, हेमलता, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, थीन ऑफ काउडेयर। अच्छा ये बता, थीन ऑफ काउडेयर अगर यहाँ पर मैं ये न लिखूं तो फिर यहाँ पर और क्या होना चाहिए था? अगर सपोज करो मैंने थीन ऑफ काउडो न लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि ये तब भी सही बना रहे, ये बताइएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं कि तब भी ये सही बना रहे? क्वेश्चन नंबर 39 में थोड़ा सा आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहता हूं। द थीन ऑफ काउडोर न लिखूं, कुछ और लिखना चाहूं इस जगह पर ऑप्शन में, तो क्या लिखूंगा मैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में यहां पर मैं और क्या लिख सकता हूं इस जगह पे, द थीन ऑफ काउडोर की जगह पर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, सॉरी फॉर टू से कि मैकबेथ। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने हो सकता है अंदाजे में मार दिया हो, बट आंसर आपका सही है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाता कि आप अंदाज से मार रहे हो या सोच समझ के मार रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हो या हल्के से कर रहे हो, बट आंसर आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। किसी व्यक्ति के चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, इससे हम उसके अंदर के व्यक्तित्व को नहीं भांप सकते कि वो आखिर है कौन है, ठीक है। ही वॉज अ जेंटलमैन, वो बहुत ही भद्र पुरुष था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता था। इट मीन्स समवन हु वाज हिज बेस्ट एंड क्लोज फ्रेंड हुम ही ट्रस्ट मोस्ट, एंड नाउ ही बिकेम बिट्रियल फिगर। अब वो धोखेबाज हो गया है। तो बात किसकी हो रही है? द थेन ऑफ काउडोर की, ठीक है ना, जिसको मैकबेथ इन द फॉर्म ऑफ द थेन ऑफ ग्लिमिस उसको मार कर आता है, हरा कर आता है, ठीक है ना। तो द थेन ऑफ ग्लिमिस कौन था उस समय पर? मैकबेथ था, याद रखना, ठीक है। और ये वो फिगर था जिसको वो युद्ध में हरा कर आया था, द थेन ऑफ काउडोर। उसके बाद में जब खबर आती है मैकबेथ के पास में द थेन ऑफ रॉस के द्वारा, द थेन ऑफ रॉस के द्वारा कि यू हैव बीन बिकम द थेन ऑफ काउडो। समझ में आया? द थेन ऑफ ग्लेमिस कौन था? मैकबेथ था। द थेन ऑफ ग्लेमिस ने मारा था किसको? द थेन ऑफ काउडोर को। आफ्टर ऑल तब द थेन ऑफ काउडोर बना था कौन? द थेन ऑफ ग्लेमिस। ये खबर लेकर कौन आया था? द थेन ऑफ रॉस। और द थेन ऑफ बकिंगम नाम का कोई कैरेक्टर आपको इस फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म बाय द चैम्बरलेन्स कंपनी विद टेकिंग पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर टेकिंग पार्ट विद शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो और चैपमैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर है विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो था 1598 में परफॉर्म किया गया था लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी के द्वारा। उसमें विलियम शेक्सपियर ने एक रोल प्ले किया था, ठीक है ना। उस रोल का टाइटल क्या था, मतलब नेम क्या था उस कैरेक्टर का जिसका उसने रोल किया था, बताइए फटाफट बताना सभी लोगों को। हु वाज द कैरेक्टर हु वाज परफॉर्म बाय विलियम शेक्सपियर इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर? सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी से बताइएगा उस कैरेक्टर का नेम क्या है। और सभी लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, इतनी देर से क्लास आपकी चल रही है ना, काफी देर से क्लास चल रही है, बट नोबडी लाइक द वीडियो। चलिए
आंसर रहेगा आपका नोवेल, ठीक है ना, नोवेल, नोवेल। एक एज्ड फादर होता है, ये एक एज्ड फादर होता है, उसका रोल करता है विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी। 1938 पब्लिकेशन डेट दी गई है, पूछा यह गया है कि हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। वेरिटी, बॉर्डेन, बेन जॉनसन और एच बी शार्ल्टन। क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा, सभी लोगों के लिए आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नोवेलियस, ठीक है ना। समा परवीन कह रही है सर यू हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग। आज एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता है मैं कितनी गर्मी में खड़ा हुआ हूँ, एंड इवन देन आई कांट मूव द फैन, पंखा भी नहीं चला सकता, ठीक है ना, कूलर भी नहीं चला सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो आपके पास ऑडियो क्लियर नहीं जाएगी, है ना। इतनी गर्मी में लगभग अभी यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इवन देन 48 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होगा ना। उसके बावजूद भी अगर माइंड जो चल रहा है एकदम स्टेबल है, इसका मतलब सही काम कर रहा है। उस गर्मी में अगर कोई एक स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उस पर कमेंट करने की जरूरत क्या है, सोचने की बात है। जानते होंगे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हो गई होगी गलत, चला गया होगा माइंड कहीं पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियरियन कॉमेडी इज रिटन बाय, सभी लोग बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट है। एच बी शार्ल्टन, बिल्कुल ठीक है। एच बी शार्ल्टन ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी लिखी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आल्सो रिटन बाय एच बी शार्ल्टन एंड द पब्लिकेशन डेट वाज 1948, ठीक है, याद रखिएगा 1948, 1948 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी लिखी है इन्होंने, ओके, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1948। यहां पर राइटर का नेम भी दे दिया गया है, रॉय वॉकर, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट पब्लिश्ड 1948 इज रिटन बाय हुम, आंसर रहेगा रॉय वॉकर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि इट इज अ बुक अबाउट शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, मिल्टोनिक क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर्स पोएट्री और शेक्सपियर्स प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 42 बताना है ये बुक आखिर किस चीज के बारे में है, ठीक है ना, ये बुक आखिर किस चीज के बारे में है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का। The time is out of joint published in 1948, even then he wrote the time is free, the time is free, नोट कर लेना, the time is free, ये पब्लिश की गई थी 1949 में, 1949 में। सेम राइटर है रॉय वॉकर के द्वारा, ठीक है ना, द टाइम इज फ्री और शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 43, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। फटाफट फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हु सेड अबाउट विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है। जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड और विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 43 बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर, ठीक, गुड। तो इस क्वेश्चन का 43, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच अ वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। इट इज लाइन, दीज आर द लाइन फ्रॉम ऑन शेक्सपियर, लाइनें कहां से ली गई हैं, ऑन शेक्सपियर। और ऑन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखी गई है, पब्लिश्ड इन 1930, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर,
our myriad minded Shakespeare, this is the phrase about William Shakespeare by whom? फटाफट बताना है सभी लोगों को, our myriad minded Shakespeare, this is the phrase about William Shakespeare written by whom? ये फ्रेज किस राइटर ने लिखी है विलियम शेक्सपियर की शान में? In the admiration of William Shakespeare, someone has written our myriad minded Shakespeare. और राइट आंसर आ गया है बिल्कुल करेक्ट, एस.टी. कॉलेज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एस.टी. कॉलेज ने लिखा है आवर मिरियर माइंडेड शेक्सपियर। गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बेडसन, गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बेडसन, मतलब अच्छी महिलाओं के भी बुरे बेटे हो सकते हैं। हु सेज दिस? वेला इन द टेम्पेस्ट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, मिरिंडा इन द टेम्पेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, राम प्रताप का आंसर आ गया है ऑप्शन बी, रचना आगम सैयद। चलिए, तो गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बेडसन, ये लाइनें बोली हैं मिरिंडा ने, और मिरिंडा किसमें कैरेक्टर है? द टेम्पेस्ट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। तो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि हु स्पीक्स दिस लाइन, इस लाइन को किसने बोला है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि दिस लाइन रेफर्स टू हुम, यानी ये जो लाइन है ये किसके बारे में है, ठीक है। और ये भी बोला जा सकता है कि टू हुम, ये जो लाइन है वो किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है। 3-4 क्वेश्चन आपको इस लाइन से देखने के लिए मिलते हैं। तो जब शिपरैक होता है किसमें? द टेम्पेस्ट में, फर्स्ट सीन में ही शिपरैक हो जाता है, जिसमें जो भी लोग आ रहे थे सभी क्या है इधर से उधर बह जाते हैं। तो दिस लाइन इज स्पोकन बाई एरियल, दिस लाइन इज स्पोकन बाई एरियल, और इसको हम एरियल सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। पूरा एक सॉन्ग है जिसमें एरियल जो है फर्डिनेंड के फादर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर किंग ऑफ नेपल्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, कि तुम्हारे जो फादर है वो समुद्र की गहराई में कहीं नीचे डूब गए, ठीक है ना। और ये जो मोती दिख रहे हैं ये उसकी आंखें हैं। ही इज नाउ चेंजिंग हिज अपीयरेंस इन द सी, समुद्र के नीचे उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट डी, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाई एरियल, जो कि स्पिरिट है। किसके बारे में बोला गया है? किंग ऑफ नेपल्स के बारे में बोला गया। किस से बोला गया है? किसको सुना रहा है ये? तो फर्डिनेंड को सुना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिजरी अकाउंट्स अ मैन विद स्ट्रेंथ, यानी यहां पर इस लाइन का कहने का मतलब है कि जब परेशानी आती है, जब परेशानी आती है तो लोग बुरे बुरे लोगों के साथ भी बैठना उठना शुरू कर देते हैं। Who says it? ट्रिंक्लो इन द टेम्पेस्ट, स्टीफानो इन द टेम्पेस्ट, कैलिवन इन द टेम्पेस्ट, या हैमलेट इन हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 47 बताना है। यानी समस्याएं जब आती हैं तो लोग ये नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा, बस उसकी सोबत में घुल मिल जाते हैं। तो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन ए, ट्रिंक्लो, बिल्कुल ठीक है। शिपरैक होता है तो ट्रिंक्लो, स्टीफानो, ये सभी लोग क्या करते हैं? समुद्र में डूबते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो स्टीफानो पहले ट्रिंक्लो आता है और आकर क्या है कैलिवन के पास में पहुंच जाता है। कैलिवन को देख के पहले तो वो डर जाता है, बट आफ्टर ऑल ही हाइड इन द क्लॉक ऑफ हिज, यानी कैलिवन के पास जो कंबल होता है ना उसमें जाकर वो बैठ जाता है। वहीं पर ये स्पीच बोलता है, माइजरी अकाउंट्स ऑफ मैन विद स्ट्रेंज बैड फिलोज। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, हु रोट अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विद अ मिलियंस ऑफ रिपेटेंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, और अच्छा थॉमस। चलिए अब आप आंसर दे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आंसर आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ग्रीन, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन। 1592 में ये पैम्पलेट उन्होंने पब्लिश किया था, इसके लिए विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई लव द मैन टू ऑनर हिज मेमोरी।
आई लव द मैन डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये लाइन किसने बोली है? बेन जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने, मिल्टन ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 49 की बात हो रही है, इसके बारे में बोली है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो शेक्सपियर पर ही चल रहा है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हु सेड टू एंड अबाउट हुम, ये किसके बारे में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बताना जल्दी जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेन जॉनसन ने प्रेज किया है विलियम शेक्सपियर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बोन्स। बहुत अच्छी लाइन है, ये लाइनें आपको कहां पर देखने के लिए मिलती हैं? ऑप्शन है, दिस रेस्ड डॉगरल हु इज दिस पोइट। तो विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर, बेन जॉनसन। लाइन को समझ लीजिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर के टॉम पर यानी कि ग्रेव पर लिखी हुई हैं एपिटैफिक तरीके से। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स एंड रिचार्ड थर्ड। हु इज ही? विलियम शेक्सपियर ने हेनरी सिक्स और रिचार्ड थर्ड के लास्ट टू पार्ट्स में कोलैबोरेशन किया है किसी राइटर के साथ में। वो राइटर कौन सा है आप लोग बताइएगा। मैं थोड़ा सा गला अपना भिगो लेता हूँ, ठीक है ना, गला सूख रहा है, काफी देर हो गई बोलते बोलते। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट टू पार्ट, हेनरी सिक्स एंड रिचार्ड थर्ड। तो हेनरी सिक्स एंड रिचार्ड थर्ड में जो कोलैबोरेशन किया है उसने क्रिस्टोफर मार्लो के साथ में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फालस्टाफ इन लव। क्वीन, क्वीन का मतलब यहाँ पर है एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने विलियम शेक्सपियर को एक ऑर्डर दिया था जिसमें वो चाहती थी कि फालस्टॉफ को, सर जॉन फालस्टॉफ को किसी के प्यार में दिखाना है तुमको, ठीक है ना, एज अ बिलव्ड आपको उसे एक्सप्रेस करना है। देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन। तो शेक्सपियर ने एक प्ले लिख दिया, वो कौन सा है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, फालस्टॉफ मैरिज, हेनरी फोर्थ पार्ट 4 और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए बिल्कुल ठीक है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर वाज रिटन ऑन द कमांड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू शो फालस्टॉफ इन लव। नेक्स्ट वन है, in Shakespeare's time, which monarch had the most direct influence on his later works like Macbeth and King Lear? पूछा यह गया है कि मैकबेथ और किंग लियर जैसी ट्रेजेडीज है, इन ट्रेजेडीज पर किस मोनार्क का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन है एलिजाबेथ फर्स्ट, मैरी फर्स्ट, हेनरी एट और जेम्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 53, एलिजाबेथ फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1558 to 1603 it was the time duration of Queen Elizabeth I of England, but Macbeth was written about 1606, and you know very well after 1603 to 1625 it was the time duration of James First of Ireland, Scotland and England, जैकोबियन एरा जिसको बोलते हैं। तो जेम्स फर्स्ट had the most direct influence on his later work like Macbeth and King Lear. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द विचेज इन मैकबेथ सिंबलाइज। मैकबेथ प्ले में जो विचेज हैं, वियर्ड सिस्टर जो हैं, वो क्या सिंबलाइज करती हैं? क्रिश्चियन,
एंजल्स गाइडेड मैकबेथ, पॉलिटिकल एडवाइजर टू द किंग, द chaotic फोर्सेज ऑफ फेट एंड टेम्पटेशन, और मैकबेथ लॉयल सर्वेंट। तो नोट कर लेना, टाइम नहीं लगाऊंगा, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। chaotic फोर्सेज ऑफ फेट एंड टेम्पटेशन, यानी टेम्पटेशन शो करती है, टेम्पटेशन सिंबलाइज करती है जो वियर्ड सिस्टर्स है वो। अगला क्वेश्चन है द फेमस 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच कम्स फ्रॉम विच कैरेक्टर्स। 7 एजेस ऑफ मैन जो स्पीच है वो किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है? प्रॉस्पेरो, जैक्स, हैमलेट और फाल्स्टॉफ। क्वेश्चन नंबर 55 बताएंगे। अगर आप लोगों ने एज यू लाइक इट नाम का जो पेस्टोरल ड्रामा है वो पढ़ा है, उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जैक्स द मेलेंकली, वह इस स्पीच को बोलता है, ठीक है ना। और उसकी जो मोनोलॉग है आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ हामार्शिया। द कंसेप्ट ऑफ हामार्शिया इज मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन आइगोज कनिंग, मैकबेथ्स अनचेक्ड एम्बिशन, फाल्स्टॉफ्स ह्यूमर, विलाज डिस्गाइज। ऑप्शन नंबर बताना है, एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ हामार्शिया इज मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन विच कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सौरभ, राम प्रताप, मेनका, रचना नैनवाल। ऑप्शन बी मैकबेथ्स अनचेक्ड एम्बिशन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, एंड इट इज द एम्बिशन ड्यू टू इट्स he become the victim of killing King Duncan. Option number B will be correct answer. Hamartia means either of judgment, ठीक है ना। चलिए, Macbeth's downfall is caused by his ambition and to be manipulated by his wife Lady Macbeth. चलिए, Hamartia refer to the tragic flaw या फिर बोल सकते हैं उसको error in judgment। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज वाल्टिंग एम्बिशन। द फ्रेज वाल्टिंग एम्बिशन इज यूज्ड बाय मैकबेथ टू डिस्क्राइब। मैकबेथ ने एक स्टेटमेंट में वाल्टिंग एम्बिशन का जिक्र किया है, तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है इससे? हिज करेज ऑन द बैटलफील्ड, हिज लॉयल्टी टू द किंग, हिज रियलाइजेशन दैट एम्बिशन अलोन ड्राइव्स द डिजायर टू किलिंग किंग डंकन। ऑप्शन सी को टिक कर लेना। वॉल्टिंग एम्बिशन का मतलब यहां पर उसका ये था कि किंग डंकन को मारने के लिए उसके पास कोई खास वजह नहीं थी सिवाय उसकी महत्वाकांक्षा की, ठीक है ना। वो महत्वाकांक्षा के कारण ही किंग डंकन को मारता है, सिर्फ उसके अंदर राजा बनने की चाहत प्रकट हो गई थी, और वो मैनिपुलेट किया गया था किसके द्वारा? उसकी वाइफ के द्वारा, लेडी मैकबेथ के द्वारा। और उसने भी क्यों मैनिपुलेट किया? जब वियर्ड सिस्टर की जो स्टोरी थी वो अपनी वाइफ को बताता है, उसके कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय प्रॉस्पेरोज ब्रेकिंग ऑफ हिज स्टाफ। जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो प्रॉस्पेरो की स्पीच में आपको ये देखने को मिलेगा, जब वो बोलता है ब्रेकिंग ऑफ हिज स्टाफ, तो इस फ्रेज का मतलब क्या है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर? His refusal to fight, the end of his magical power and the renunciation of Vengeance, his punishment by Caliban, the destruction of his ship। क्वेश्चन नंबर 58 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, रिनाउंसिएशन सभी को ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है वो स्टाफ, इट मींस ही विल ब्रेक ऑफ हिज स्टिक, मैजिकल स्टिक, वो अपनी जादुई छड़ी को तोड़ देगा। बाकी की स्पीच है कि वो किताब को समुद्र की गहराई में फेंक देगा, इस जादू को हमेशा के लिए त्याग देगा, बदले की भावना उसको अब नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट एक्सप्रेसेस विच सेंट्रल थीम ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है जिसमें ये कहा है माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। कहने का मतलब है इस लाइन का कि हम किसी से घृणा करते हैं, उस घृणा को करने का कारण भी प्यार होता है। हम प्यार करते हैं उसके बाद ही किसी से घृणा कर पाते हैं, ठीक है ना। हम प्यार करते हैं उसके बाद ही किसी से घृणा कर पाते हैं। तो ये सेंट्रल थीम एक्सप्रेस कर रही है जस्टिस, वार, लव एज अ डिस्ट्रक्टिव एंड पैराडॉक्सिकल फोर्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
और ये स्पीच किसकी है? ये जूलियट की स्पीच है। ऑप्शन अगर पूछा जाए कभी तो आप लोग याद रखिएगा, इट इज स्पोकन बाय जूलियट, माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। अगला क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन हीरोइन इज मोस्ट नोटेड फॉर हर विट एंड वर्बल स्पेयरिंग इन अ रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट? विलियम शेक्सपियर की वह कौन सी हीरोइन है जो वर्बल यानी बातूनी है, विटी है और बातों ही बातों में बहुत सारी डिबेट करती है, झगड़ा करती है रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में? रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने बिलव्ड के साथ में झगड़ा करती है, भले ही वो एक्सपोज हुआ हो कि उसका बिलव्ड है या नहीं है। तो आंसर है ऑफिलिया, लेडी मैकबेथ, पोर्शिया और बीट्राइस। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बीट्राइस, जो कि वेनेडिक्ट से काफी प्यार करती है, ठीक है, बट उसके साथ में उसका जो डिस्पुटेशन है वो हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है, वर्बल डिस्प्यूट जो है वो चलता ही रहता है। हाँ, मच एडो अबाउट नथिंग, अगर नाम पूछा जाए ड्रामा का तो ये भी पूछ लीजिए, मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए, इस ड्रामा में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच शेक्सपियर प्ले बिगिन विद अ शिपरेक सिंबलाइजिंग अ टर्निंग पॉइंट और रिवर्थ? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में बताना। कुछ लोग तो यहां पर जैसे ही देखेंगे अ शिपरेक तो आंसर आ जाता है कौन सा वाला? द टेम्पेस्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि हर जगह पर एक ही आंसर सही नहीं होता है। हालांकि शिपरेक का सीन आपको टेम्पेस्ट के शुरुआत में देखने के लिए मिलता है, बट हर जगह पर टेम्पेस्ट सही नहीं है। हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ और ऑथेलो। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, नो आंसर, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ट्वेल्थ नाइट। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्थ नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। द कैरेक्टर ऑफ एडमंड, द कैरेक्टर ऑफ एडमंड इन किंग लियर रिप्रेजेंट। एडमंड जो कि इलेजिटिमेट सन है। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, हु इज एडमंड, हु इज एडमंड इन किंग लियर? किंग लियर जो ट्रेजेडी है उसमें एडमंड कौन है? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो क्या आंसर रहेगा? आंसर इसका भी आपको देना है। द कैरेक्टर ऑफ एडमंड इन किंग लियर रिप्रेजेंट व्हाट? द लॉयल चाइल्ड, द करप्ट कोर्ट ऑफिशियल, द एम्बिशियस इलेजिटिमेट सन, चैलेंजिंग नेचुरल एंड मोरल ऑर्डर, द वाइज ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 62 बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 बताना है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इलेजिटिमेट सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लूकास्टर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना, ये ग्लूकास्टर का इलेजिटिमेट सन है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एंड इट सिंबलाइज द एम्बिशियस इलेजिटिमेट सन चैलेंजिंग नेचुरल एंड मोरल ऑर्डर, ठीक है, ग्लूकास्टर का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व एज अ कॉमिक फॉइल टू हैमलेट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड इनडिसीजन? फटाफट फटाफट बताइएगा। लेयर्टीज एंड क्लॉडियस, फोर्टिब्रास एंड होरेशियो, रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न और ऑफेलिया एंड पोलोनियस। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देना है। Which of the following characters serve as a comic foil to Hamlet in the play Hamlet? ठीक है, कॉमिक फॉल की बात हो रही है, तो फॉल की बात करें वैसे तो लेयर्टीज आंसर आ जाता है। फॉल का मतलब प्रतिद्वंदी, एंटागोनिस्ट जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे कॉमिक फॉल की बात हो रही है तो कॉमिक फॉल में एक पेयर आता है जिसका नाम है रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न। ये दोनों जब भी प्ले में आते हैं तो साथ साथ ही अपीयर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समटाइम दे सीम टू बी वन कैरेक्टर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सीम टू बी वन समटाइम। कभी कभी दो कैरेक्टर्स को एक ही कैरेक्टर समझा जाता है, वो कौन है? रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न, ठीक है, पीरियड में ही आते हैं ये, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है शेक्सपियर सोनेट 18। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 है। शेक्सपियर सोनेट 18 इज बेस्ट नॉन फॉर एक्सप्रेसिंग विच आइडिया अबाउट पोइट्री एंड इमोर्टलिटी? देखिए हिंट मैंने आपको यहां पर दे दी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि सोनेट 18 क्या कहना चाहती है, सोनेट 18 की थीम क्या है, सोनेट 18 के कंक्लूजन में पोइट क्या कहता है।
ठीक है, कोशिश करिए बताने की। सोनेट 18 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि पोइट्री कैन ग्रांट एटर्नल लाइफ टू ब्यूटी। वैसे तो ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट इफ वी राइट इट इन द पोइट्री, अगर हम इसको पोइट्री में कंपोज कर दें तो ये हमेशा नई रहेगी, इसको जो भी पढ़ेगा वो बिल्कुल नया एहसास करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और ईवेस ड्रॉपिंग। ईवेस ड्रॉपिंग, ईवेस ड्रॉपिंग का मतलब है टू लिसन और टू हियर समवन सीक्रेटली, किसी व्यक्ति की बातों को चोरी छुपे सुनना, कनसुनी करना, है ना। दीवार के सारे कान ला के सुनते हैं ना कुछ लोग, अब लोग बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो लोगों की बातों को छुपकर सुनना, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है एविस ड्रॉपिंग। और एविस ड्रॉपिंग के लिए, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए किस प्ले को जाना जाता है, किसकी सेंट्रल डिवाइस है? तो मच एडो अबाउट नथिंग, द विंटर्स टेल, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और सिम्बलिंग। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, बीट्राइस इज द कैरेक्टर हु इज नोन टू लिसन और हियर द सीक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की बातों को चोरी छुपे सुनना बीट्राइस की आदत थी, और बीट्राइस जो कैरेक्टर है वो किसमें है? मच एडो अबाउट नथिंग में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए, हीरो एंड उर्सला, ये दो कैरेक्टर होते हैं, वो अच्छे तरीके से बीट्राइस के बारे में जानते हैं कि इसकी आदत है चोरी छुपे बातों को सुनने की, तो वे जानबूझकर ही बेनेडिक्ट के बारे में बात करते हैं कि बेनेडिक्ट उससे प्यार करता है, जिससे उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, कि वो उसको प्यार करता है, हालांकि बेनेडिक्ट शुरुआत में उसको प्यार नहीं करता है, लेकिन उसकी जो चोरी छुपे सुनने वाली जो प्रवृत्ति थी उसके कारण मिसकम्युनिकेशन होता है, और जो थीम हमने यहाँ पर बोली है ईवेस ड्रॉपिंग, ये भी क्रिएट होती है, चोरी छुपे सुनने वाली। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी जल्दी से दे दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल डिएक्टिव होकर बैठ गए हैं ना, जब तक आप लोग आंसर नहीं दोगे तब तक मजा कैसे आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इट इज सोनेट नंबर 18 एग्जैक्टली। So right answer goes to Hamlet. Option B will be correct answer. To be or not to be, the world famous soliloquy by Hamlet. सभी लोग इस soliloquy के बारे में जानते हैं। Shakespeare's frequent use of dramatic irony is best exemplified in. Dramatic irony, फिर से क्वेश्चन आ गया है dramatic irony का। इसमें कैरेक्टर्स अपने बारे में नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, बट ऑडियंस को सब पता होता है। इट इज अ ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, तो ये किसमें है? द विचेज प्रोफेसी इन मैकबेथ, द फूल्स रिडल्स इन किंग लियर, विलास डिस्गाइज इन ट्वेल्थ नाइट, जूलियट्स पोशन प्लान इन रोमियो एंड जूलियट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा द विचेज प्रोफेसी इन मैकबेथ। हम सभी को पता है कि जो विचेज है, वियर्ड सिस्टर है, वो मैकबेथ को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको उकसा रही है कुछ गलत करने के लिए, बट मैकबेथ को नहीं पता है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर एंड इट क्रिएट अ ड्रामेटिक आयरनी। अगला क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट एरियल रिप्रेजेंट विच एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मोस्ट स्ट्रांगली। एरियल जो कि स्पिरिट है प्रॉस्पेरो की, वो किस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है? तो यू नो वेरी वेल कि एरियल को प्रॉस्पेरो ने साइक्रोक्स नाम की जो चुड़ैल थी, विच थी, उसकी कैद से छुड़ाया था और कुछ साल के लिए अपने पास रखा था, बोला था कि कुछ समय के बाद तुमको फ्री कर देंगे, बट वो उसको फ्री नहीं करता है। तो उसके मन में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको वो रिप्रेजेंट करता रहता है, स्पिरिचुअल फ्रीडम। ठीक है ना, और इंटेलेक्ट तो उसके अंदर था ही, वो बुद्धि से बहुत काम लेता था। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर से डिपिक्शन ऑफ साइलॉक इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिफ्लेक्ट। विलियम शेक्सपियर ने साइलॉक को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? तो साइलॉक इज अ कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। कहने का मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर ह्यूमनिज्म भी है,
बिट्रियल भी है, रिवेंज भी है और विलेनियसनेस भी है, यानी कि सारी चीजों का समावेश है उसके अंदर, वो एक ऐसा कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑल दैट गिल्टर्स नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इट इज अ वार्निंग इन विच प्ले, ये वार्निंग किस प्ले में आपको मिलती है? ऑल दैट गिल्टर्स नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। जल्दी जल्दी से बताइएगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ये किस में देखने के लिए मिलता है? और इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी दे दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये घटित होता है। चलिए, गुड, जिनका राइट आंसर आ रहा है, ओके, सुशील, मेनका, शिवरानी, ऑप्शन बी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिल्कुल ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये क्या है? ये कास्केड सीन होता है, कास्केड सीन होता है जिसमें बेसोनियो और बाकी के जो लोग थे उनके सामने एक टास्क था कि उनको क्या करना है, सही कास्केड को चूज करना है, ठीक है ना, सही कास्केड को चूज करना है। तो ये उसी कास्केट पे ऑल द गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड आपको देखने के लिए मिलता है, जिस कास्केट को ओपन किया जाता है, ठीक है। लीड कास्केट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किस कास्केट में लाइनें लिखी मिलती हैं, तो लीड कास्केट में, जब लीड कास्केट को खोला जाता है तो लिखा होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि उस पर सोने की चमक वाला पानी रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच प्ले एंड्स विद द लाइन वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग, यानी कि हम जो जवान हैं, ठीक है, शैल नेवर सी सो मच, वो हमेशा जवान नहीं रहेंगे, नॉर लिव सो लॉन्ग, और ना इतनी लंबी उम्र हमारी होगी जितनी कि इनकी थी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एक सस्पेक्शन है। तो कौन कहता है? हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, द विंटर्स टेल। विच प्ले एंड्स विद द लाइन, यानी कि लास्ट लाइन प्ले की, वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग, किस प्ले की लास्ट लाइन है ये? हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और द विंटर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 71 बताना है, और अगर लास्ट लाइन है भी तो किस कैरेक्टर के द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक्ट 5 और सीन 3 में, एक्ट 5 और सीन 3 में, किंग लियर में, किसमें? किंग लियर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एडगर, ठीक है ना, क्या नाम है? एडगर। ये भी पूछ लिया था कि एडगर कौन है, तो लेजिटिमेट सन है ग्लूकास्टर का, ठीक है ना, वही इस स्पीच को बोलता है और प्ले हमारा एंड हो जाता है, ठीक है ना, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास 72, विच कैरेक्टर फेमसली सेज देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, प्रोस्पेरो, ब्रूटस, मैकबेथ और ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 72, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, फटाफट बताइएगा। चलिए, जिनका राइट आंसर आ रहा है ब्रूटस, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ब्रूटस। ब्रूटस इन एक्ट 4 और सीन 3 में, इन एक्ट 4 एंड सीन 3 में, एक्ट 4 और सीन 3 में ये लाइन ब्रूटस बोलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लाइन आउट आउट ब्रीफ कैंडल एक्सप्रेस मैकबेथ, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये मैकबेथ के द्वारा बोली गई स्पीच है। इसमें मैकबेथ क्या एक्सप्रेस करता है? होप फॉर विक्ट्री, कॉन्फिडेंस इन प्रोफेसी, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ फ्यूटिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस। देखिए ये जो लाइनें हैं ये तब बोली जाती हैं जब उसकी जो वाइफ है, लेडी मैकबेथ है, वो मर जाती है, ठीक है ना, उसके बाद में उससे समझ आता है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज इज अ कोट फ्रॉम हैमलेट, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट और मीजर फॉर मीजर।
क्वेश्चन नंबर 74 बताना है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज। ये जो कोट है, ये फ्रेज है, काफी पॉपुलर आज के टाइम में भी। ये किसके द्वारा बोली जाती है, किसके द्वारा बोली जाती है, ये बताना है। ठीक है, चलिए, जिनका राइट आंसर है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में तो बोली जाती है, क्वेश्चन हमारा ये था कि किसके द्वारा बोली जाती है। तो जो ड्यूक सीनियर है ना, ड्यूक सीनियर जिसको बैनिश कर दिया है उसके भाई ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ड्यूक सीनियर इन लाइन को बोलता है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रोमन फिगर इज पोर्ट्रेड एज ऑनरेबल बट ट्रेजिकली फ्लॉड इन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा रोमन फिगर है, रोमन कैरेक्टर है, जिसको ऑनरेबली पोर्ट्रे किया गया है बट ही इज ट्रेजिकली फ्लॉड। तो जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी, ब्रूटस और कैसियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका क्या रहेगा, ब्रूटस ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्रूटस काफी ऑनरेबल कैंडिडेट है। ठीक है ना, एंड ही डाई फॉर ऑनर फॉर हिज कंट्री एंड इज पोर्ट्रेड एज ट्रेजिकली फ्लॉड, जो कमिट सुसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्ले कंटेन्स द कोट दिस अबव ऑल, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। टू दाइन ऑल सेल्फ बी ट्रू, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि अभी आपका टेस्ट चल रहा है। किंग लियर में है, हैमलेट में है, मैकबेथ में है और ओथेलो में। ये लाइन है किस प्ले में आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, ये जो लाइनें हैं ये किस प्ले में आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 बताना है। हाँ चलेगा सभी लोग, क्या कमेंट ही नहीं आ रही, क्या बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 बताना, जल्दी जल्दी से बताइए। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, लाइक नहीं किया अभी तक किसी ने। क्वेश्चन नंबर 76 बताना, जल्दी जल्दी से 76 बताइएगा। चलिए, सो दिस लाइन, दिस अबव ऑल दाइन ऑन शेल्फ ट्रू, यानी कि ये सबसे जरूरी बात है। दिस अबव ऑल, ये सबसे जरूरी बात है। टू दाइन ऑन शेल्फ बी ट्रू, कि अपने साथ हमेशा विश्वसनीय रहना, अपने साथ हमेशा सही रहना। ठीक है ना, और ये लाइनें बोली जाती हैं किसके द्वारा, हैमलेट में बोली जाती हैं पोलोनियस के द्वारा, अपने बेटे लियर्टिस को सलाह देने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना पोलोनियस। ठीक है, पोलोनियस टू लियर्टिस। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्ले इज हिस्टोरिकल ट्रेजेडी बेस्ड ऑन इंग्लिश मोनार्की। विच ऑफ दीज प्ले इज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का मतलब है ऐतिहासिक घटना जो कि ट्रेजेडी पर आधारित है। वो कौन है, मैकबेथ है, रिचार्ड थर्ड है, टीटस एंड्रोनिकस है, द कॉमेडी ऑपेरा है। तो याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर के कुछ ड्रामाज हैं जो हिस्टोरिकल हैं, बट इवन देन दे कैटेगराइज एज ट्रेजेडी प्ले। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट डज लेडी मैकबेथ मीन व्हेन ही सेज अनसेक्स मी हियर। लेडी मैकबेथ का एक फ्रेज है, ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ हिज स्पीच, पार्ट ऑफ हर स्पीच, अनसेक्स मी। तो इसका मतलब उसका कहने का क्या है, शी वांट टू चेंज हर जेंडर, शी वांट्स टू लूज हर फेमिनाइन क्वालिटी, शी सीक्स इमोर्टलिटी एंड शी इज इन्वोकिंग फर्टिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है। तो याद रखिएगा, लेडी मैकबेथ मैकबेथ को तो काफी मैनिपुलेट करती ही है किंग डंकन को मारने के लिए। ठीक है ना, बट जब किंग डंकन को मारने के लिए मैकबेथ के हाथ नहीं चलते, मैकबेथ थोड़ा हेजिटेट करता है, तो वो अपने आप से, यानी कि विचेस क्राफ्ट, कुछ शक्तियों से अपने आप को आग्रह करती है कि अनसेक्स मी। अनसेक्स मी का मतलब ये है, शी जस्ट वांट टू लीव द फेमिनाइन क्वालिटी, जस्ट लाइक मर्सी, काइंडनेस। ठीक है ना, ये सारी चीजें उसकी बॉडी से निकल जाएं, उसके माइंड से निकल जाएं, सो दैट शी कैन कमिट टू किल किंग डंकन हरसेल्फ। ठीक है ना, जैसे कि वो खुद किंग डंकन को मार सके। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा। She wants to lose her feminine quality. That is why she said unsex me here. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, the use of the mechanicals
द यूज ऑफ द मैकेनिकल प्ले इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें एक मैकेनिकल प्ले होता है, मैकेनिकल्स का प्ले होता है। देखिए क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाएगा, मैकेनिकल्स प्ले, इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल्स प्ले यानी मैकेनिकल्स का प्ले, इसका मतलब क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल्स प्ले क्या है? ये एक मेटा थिएटर यानी कि प्ले विद इन अ प्ले है, जो कि मैकेनिकल्स के द्वारा, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैकेनिकल बोला गया है इस प्ले में, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया है। एंड इट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन पिरामस एंड थिस्बे, ठीक है ना, पिरामस एंड थिस्बे, इनकी जो ट्रेजिक स्टोरी है वो परफॉर्म की जाती है इन 9 मैकेनिकल्स के द्वारा, ठीक है। तो इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है मेटा थिएटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्ले विद इन ए प्ले। ओके, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द ओनली शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो और हीरोइन who dies completely innocent of any actual wrongdoing? विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में ऐसा कौन सा हीरो या हीरोइन है जो बिना किसी गलत काम के, जिसने कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर भी उसकी ट्रेजिक डेथ होती है? कौन सा कैरेक्टर है? मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है और कॉर्डेलिया है। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर आ गया कॉर्डेलिया, ठीक है ना। ओथेलो की ट्रेजिक डेथ ऐसे हुई थी क्योंकि उसने डेस्टोमाना को मारा था, ठीक है ना, वो काफी सस्पिशियस था, जेलस था। हैमलेट इनएक्टिविटी थी, ठीक है ना, और वो एक ड्वेल में मारा गया था। और मैकबेथ एम्बिशियस था, उसने खुद एक रेगिसाइड किया था, अपने राजा की हत्या की थी, ठीक है। तो इनके तो फॉल्ट थे, बट इसका कोई फॉल्ट नहीं था। सी ट्रूली लव हर फादर ओनली, दैट इज हर फॉल्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शी वाज ओवरऑल इनोसेंट, आफ्टर ऑल शी वाज क्रूअल एंड ट्रेजिक डेथ। अगला क्वेश्चन है 81, व्हाट इज इन अ नेम, व्हाट इज इन अ नेम दैट व्हिच वी कॉल अ रोज बाय एन अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट? व्हाट इज इन अ नेम, नेम में क्या रखा है? नेम में क्या रखा है? अगर हम गुलाब को गुलाब न कहकर कुछ और कहें तो क्या वो खुशबू नहीं देगा? तो भी खुशबू देगा। तो ये विलियम शेक्सपियर की बहुत पॉपुलर फ्रेज है, जिसको ट्रांसलेटेड कर दिया गया है, व्हाट्स देयर इज अ नेम, नाम में क्या रखा है? सेनोरिटा, है ना। शाहरुख खान अक्सर इस डायलॉग को बोलता है। तो व्हाट्स इन अ नेम दैट व्हिच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज अ स्वीट। So this line explores the importance of lineage, Juliet's acceptance of fate, the idea that identity is independent of labels or social names, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये बात जूलियट बोलती है जब उसको पता पड़ता है कि रोमियो कौन है, रोमियो मॉन्टेग्नू है, जो उसके रवाइवल या उसकी एनेमी फैमिली से ताल्लुक रखता है, ठीक है। जब उसके नाम पता पड़ रहा तब वो कहते हैं तो नाम में क्या रखता है। अगर मैं उसको किसी और नाम से पुकारती तब भी उसका वही काम होता, तब भी उसकी वही क्वालिटी होती जो उसको रोमियो बोला जा रहा है, ठीक है, तब बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन मैकबेथ व्हाट डज द इमेज ऑफ ब्लड सिंबलाइज मोस्ट कंसिस्टेंटली? तो ब्लड जो सिंबलाइज करता है वो गिल्ट एंड द स्टैंड ऑफ मर्डर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है द फ्रेज ई टू ब्रूट मार्क व्हाट मूवमेंट इन जूलियस सीजर? जब ये फ्रेज आप लोग इस प्ले में पढ़ेंगे तो ये क्या मार्क करती है, किस मूवमेंट की बात हो रही है जूलियस सीजर में? सीजर्स विक्ट्री स्पीच, तो सीजर की विक्ट्री स्पीच नहीं है। ए कन्फ्रंटेशन विद कैसियस नहीं है। सीजर्स रियलाइजेशन ऑफ ब्रूटस बिट्रियल, यू नो वेरी वेल ब्रूटस वाज सीजर्स बेस्ट एंड क्लोज फ्रेंड। Even then, in the conspirators' team, she stabbed Julius Caesar, and when Caesar find out that it was none but his close friend, then he spoke out that "E to Brutus, Brutus, तुम भी conspirators में शामिल हो गए." आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द लाइन "We are such stuff as dreams are made on", हम सिर्फ एक सपने के तरीके से जिसका कोई
बेस नहीं होता। ये लाइनें बोली गई है किसके द्वारा? पक, प्रॉस्पेरो, हैमलेट और किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 84 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का? प्रॉस्पेरो, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिनका राइट आंसर है प्रॉस्पेरो, ठीक है ना। प्रॉस्पेरो इन लाइनों को बोलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फेमस प्रोलोग टू हाउस होल्ड बोथ अलाइक इन डिग्निटी बिलोंग टू विच ऑफ द प्ले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्ले की स्टार्टिंग होती है प्रोलोग से। प्रोलोग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्ले विच इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, सीन्स एंड एवरीथिंग अबाउट द प्ले, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है प्ले, और इस प्रोलोग को बोलता कौन है? कोरस। यहां पर इस प्ले में कौन बोलता है? जिस प्ले की बात हो रही, कोरस। कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन द ग्रीक एंशिएंट ट्रेजेडीज एंड द प्ले, बट नाउअडेज इन द मॉडर्न डेज, इन द डेज ऑफ शेक्सपियर, इट वाज ओनली अ कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड द कोरस, ठीक है ना। तो कोरस बोलता है टू हाउस होल्ड बोथ अलाइक इन द सेम डिग्निटी, यानी कि दो घराने हैं जो एक ही जैसी डिग्निटी रखती हैं, एक ही जैसा मान सम्मान है उनका। यहां से स्टार्टिंग होती है। ये कहानी स्टार्ट होती है किसकी? रोमियो एंड जूलियट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फ्राइलिटी द नेम इज वुमन इज सेड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं खुद बता दे रहा हूं, आप खुद टिक कर लीजिएगा। हैमलेट के द्वारा बोला गया शोलेली की है। नेक्स्ट वन है, विच टू प्लेज आर कंसिडर्ड शेक्सपियर्स रोमांसेस और लेट प्लेज। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए किस किस प्ले को हम रोमांस या लेट प्ले के नाम से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताइएगा, कोशिश करिए जल्दी जल्दी से। ओके, ऑप्शन बी आ रहा, सुनील, मेनका, सीमा रानी, सभी लोगों का आंसर है ऑप्शन बी, द टेम्पेस्ट इन द विंटर स्टे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। द टेम्पेस्ट द लास्ट प्ले एंड इट इज a romance, as well as the winter stay is one of the last play by William Shakespeare and it is also a dramatic romance. Next one हमारे पास, who says there is nothing either good or bad but thinking make it so। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बट हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। किसने कहा है? यागो, मैकबेथ, हैमलेट और ब्रूटस। क्वेश्चन नंबर 88 बताइएगा, कौन कहता है इस लाइन को? कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। चलिए जिनका राइट आंसर आ रहा है हैमलेट, एक्ट सेकंड सीन 2। हैमलेट एक्ट सेकंड सीन 2 में लाइंस को बोलता है, एक्ट सेकंड और सीन 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्ले इंक्लूड द कैरेक्टर मालवोलियो। फेमस कैरेक्टर है हु इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग ओलिविया लव्स हिम, जिसको ये दिखाया जाता है कि लेडी ओलिविया उससे प्यार करती है। तो मालवोलियो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस में है? मालवोलियो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस में है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। मालवोलियो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में है और वह कौन है? हाँ, सिमिलर टू शेटन। शेटन की स्पीच ऐसी ही है बट वो स्पीच अलग, ठीक है ना। चलिए, तो मालवोलियो कौन है? 12th नाइट में एक कैरेक्टर है, लेडी ओलिविया का स्टेवार्ड है, ठीक है ना। एंड द टारगेट ऑफ मेजर प्रैंक, ज्यादातर लोग उसी को प्रैंक करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरोज। विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजिक फिगर है, ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजिक हीरो हीरोइन है, उसकी क्या क्वालिटी नहीं है? क्या क्वालिटी नहीं है? नोबल बर्थ, क्या नोबल बर्थ नहीं होता है? तो एब्सोल्युटली विलियम शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजिक हीरोज हैं उनका नोबल बर्थ होता है, ज्यादातर राजघराने से ही संबंधित होते हैं, राजा या राजकुमार ही होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज का। पोजीशन ऑफ ट्रेजिक फिला, तो ट्रेजिक फिला, एरर ऑफ जजमेंट, हमार्शिया, ये उसके अंदर होता ही होता है। कंप्लीट लेक ऑफ एजेंसी, अब एजेंसी का मतलब है फैक्टर, कोई वजह, तो भाई वजह तो होती है, यहां पर गया है कंप्लीट लेक ऑफ, तो ये बात गलत है, किसी के पास वजह नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर है। डाउनफॉल ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर,
तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही होते हैं किसी भी कैरेक्टर के डाउनफॉल में। तो ऑप्शन हमारा केवल एक ही है जो सही नहीं है, ठीक है ना। नॉट अ फीचर ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसके ट्रेजिक हीरोज की, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगला क्वेश्चन है इनफॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज। इनफॉर्मिटी दैट डिकेज वाइज का मतलब है ओल्ड एज दैट डिकेज द वाइजनेस ऑफ अ पर्सन। ओल्ड एज में आने पर एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी जो विट है, उसकी जो स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंसी है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाती है। डोंट एवर मेक द बेटर फूल। और वही चीज यानी ओल्ड एज पर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो धीरे धीरे होशियार होते चले जाते हैं। ये एक कॉन्ट्रास्टिक और बोल सकते हैं पैराडॉक्सिकल स्पीच है। किसके द्वारा बोली गई है? मालवोलियो, फीस्ट, फेबियन और सर टॉबी विलेन। क्वेश्चन नंबर 91 बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आपको पूरी स्पीचें जितनी कराई हैं उनको हिंदी में तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बार फिर से उसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ये स्पीच बोली जाती है मालवोलियो के द्वारा लेडी ओलिविया से, ठीक है ना। मालवोलियो के द्वारा लेडी ओलिविया से क्यों बोली जाती है कि जो फीस्ट जो है यानी जो फूल जो है, फूल कुछ अपने बारे में थोड़ी सी बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करता है, कुछ फिलोसॉफिकल बातें करता है। तो लेडी ओलिविया पूछती है कि इस फूल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है। तो मालवोलियो ये बात बोलता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उम्र पर आकर कम बुद्धिमान हो जाते हैं, जो मूर्ख होते हैं, फूल होते हैं, वो उम्र पर आकर बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज। मैंने ये क्वेश्चन अपने जो कम्युनिटी टैब है ना यूट्यूब पर, उसमें आज मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था और बहुत सारे कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज, ये जो स्पीच है ये बोली जाती है फीस्ट के द्वारा। फीस्ट क्या है? एक कोर्ट जेस्टर है लेडी ओलिविया का, ठीक है ना। और हाँ, कोर्ट जेस्टर लेडी ओलिविया का। तो मारिया जो है, मारिया यानी मेड सर्वेंट है लेडी ओलिविया की, वो इस फूल से, इस फिस्ट से पूछती है कि तुम इतनी देर से कहां थे, इतनी देर से कहां थे। अगर तुमने रीजन नहीं बताया कि तुम कहां थे तो मैं लेडी ओलिविया के द्वारा तुम्हें फांसी पे लटकवा दूंगी, ठीक है ना। तो वो बोलता है ठीक है लटकवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट अ बैड मैरिज, यानी कि जिंदगी से मुक्ति मिलने से कम जो समस्याएं हैं वो तो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ओरिशिनो। ओरिशिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ। ओरिशिनो कहां का ड्यूक है? मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मैसेडोनिया, माल्टा और इलरिया। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ड्यूक ऑफ इलरिया की बात आ जाए जो कि ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग है, ठीक है ना, तो ओरिशिनो का नाम आता है। ड्यूक ओरिशिनो कहां का है? इलरिया का। अगला क्वेश्चन है ऑसरिक। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ऑसरिक appears in which of the following play? The Tempest, Othello, King Henry IV Part 1 और हेमलेट। ऑसरिक जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में देखने के लिए मिलता है आपको? चलिए सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। तब तक थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है। चलिए ऑसरिक क्वेश्चन नंबर 94 बताना है। ऑसरिक किस में है? सुशील, मेनका, सीमा। ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी हैमलेट। ऑसरिक क्या है? एक कोर्टियर है। हैमलेट में क्या है? एक कोर्टियर है। और ये उस समय पर सिर्फ एक ही सीन में आपको देखने के लिए मिलता है जब हैमलेट और लेयर्टीज के बीच में ड्वेल होता है, यानी कि युद्ध होता है। उस समय पर सिर्फ ये कॉल करने के लिए, लोगों को संबोधन करने के लिए प्रकट होता है उस सीन में, ठीक है। वो सीन होता है आपका एक्ट 5 और
शीन टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन sorrows come they come not single species but in battalion। जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते, दुख का सागर लेकर आते हैं। मतलब दुख कभी अकेले नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर साथ में लेके आता है। ये स्पीच किसकी है? हैमलेट, होरेशियो, किंग क्लॉडियस और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 95 बताना है। ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 का किंग क्लॉडियस इस लाइन को बोलता है कि जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं, पूरी बटालियन के साथ आते हैं। वी नो वाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या है, बट नो नॉट वाट वी मे बी। हम ये तो जानते हैं कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हम कौन हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है हमारे साथ। ये स्पीच किसकी है? ऑफेलिया, क्वीन गर्ट्यूड, वेला और रोजेलिंड। 96 बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर बताना है। चलिए, नो आंसर, कोई बात नहीं है। ऑफेलिया इन हर मैडनेस स्पीक आउट दीज वर्ड्स दैट वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 97। ओ हैमलेट thou hast cleft my heart in twelve। ओ हैमलेट thou hast cleft my heart in twelve। जब कहीं पर हैमलेट के साथ में क्या आ जाए, अपॉस्ट्रोफी यूज किया जाए, तो मोस्टली 99 केसेस में आप समझिएगा कि वो स्पीच उसकी माँ की है, ठीक है ना। आंसर रहेगा आपका क्वीन गर्ट्यूड, वही उसको संबोधन करके बुलाती है केवल पूरे प्ले में। ओ हैमलेट thou hast cleft my heart in twelve। अगला क्वेश्चन हमारे पास बेपिस्टा, 98 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों से पूछना है। बेपिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजालो ओथेलो हैमलेट। तो ओथेलो की वाइफ का नाम बताइए, ठीक है ना, डेस्डेमोना है। हैमलेट की बिलव्ड का नाम बताइए, ऑफेलिया है। गोंजालो इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले दैट इज हैमलेट। अब हैमलेट में ये कैरेक्टर क्या है? ये है आपका प्लेयर किंग। कौन है? प्लेयर किंग। प्लेयर किंग है जिसकी वाइफ का नाम है बेपिस्टा, ओके। गोंजालो कौन है? प्लेयर किंग है, याद रखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, जो प्लेयर किंग है गोंजालो, वो कहां का है? बताइएगा मुझे, कहां का है। तो याद रखेंगे वो कौन है, वो बेसिकली ड्यूक है। और ड्यूक है कहां का? वियना का, ठीक है ना, वियना का, वियना का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, our thoughts are ours, theirs and none of our own। Who speaks this line? बताएंगे, our thoughts are ours, theirs and none of our own। Who speak this? ये लाइन कौन बोलता है? क्वेश्चन नंबर 99 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 में ये स्पीच कौन बोलता है कि हमारे थॉट्स हमारे हैं? क्वेश्चन नंबर 99, नो आंसर। ये भी स्पीच जो है आपकी किसकी है? ये स्पीच है आपकी प्लेयर किंग की, ठीक है ना। अवर थॉट्स आर अवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ अवर ओन। हैमलेट में जो प्लेयर किंग है, जो प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है मर्डर ऑफ गोंजालो या द माउस ट्रैप, ठीक है ना। मर्डर ऑफ गोंजालो या माउस ट्रैप उसे बोला गया है, ठीक है ना। तो ये प्लेयर किंग की स्पीच है क्वेश्चन नंबर 99 में। और ये प्ले होता किस में है? एक थर्ड और सीन 2 में आपको ये प्ले देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्ट थर्ड और सीन 2 में आपको ये प्ले द मर्डर ऑफ गोंजालो और द माउस ट्रैप देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है, लुक टू हर मूड, लुक टू हर मूड, इफ दाउ हैज आईज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी, हु सेज दिस एंड टू हुम। लुक टू हर मूड, मूड यहां पर कौन है? मूर यहां पर कौन है बताइएगा? मूर बात हो रही है हैमलेट की, यानी कि मैकबेथ की, ठीक है ना। चलिए, सॉरी, मैकबेथ की, कंफ्यूजिंग। ब्रेवांशियो कौन है? डेस्टोमेना का फादर है, ठीक है ना। तो बात हो रही है ऑथिलो की। मूर कौन है? ऑथिलो यहां पर, ठीक है, ऑथिलो। लुक टू हर मूर इफ दाउ हैज आईज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर। यानी ऑथिलो से कह रहा है कि ऑथिलो देखो, ध्यान रखना इस चीज को, कि जो लड़की अपने पिता को धोखा दे सकती है, क्या जरूरी नहीं है कि वो तुमको भी धोखा दे? हो सकता है ना तुमको भी धोखा दे दे। तो ये
ब्रेवेंशियो सलाह देता है, वार्निंग देता है ऑथेलो को, जब ऑथेलो डेस्डेमोना से शादी कर लेता है। और जब डेस्डेमोना को कोर्ट में बुलाया जाता है, दरबार में, ठीक है ना, सभी के सामने, राजा के सामने, तो डेस्डेमोना किसके साथ में, किसका पक्ष लेती है? ऑथेलो का पक्ष लेती है, उसके साथ में चली जाती है। तो गाइज हमारे 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। अब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।